हाय ऑल, कैसे हो आप सब। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, चोला एम्पायर लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो अभी अभी G20 का मीट जो है वो इंडिया में एंड हुआ, ब्राज़ील के पास चली गई प्रेसिडेंसी। तो इंडिया में आपने G20 में जब भी पोस्टर देखा होगा, जब भी सुना होगा, तो उसमें एक लाइन हमेशा लगी रहती थी कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इंडिया को यहाँ पे मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया। तो इसके ऊपर काफ़ी सारे एक्सपर्ट्स ने कमेंट्स में आपने पढ़े होंगे इंडियन एक्सप्रेस में, हिंदू में, कि हाउ कैन इंडिया बी द मदर ऑफ डेमोक्रेसी ना। ये तो भाई यूएसए में सबसे पहले हुए थे इंट्रोड्यूस इलेक्शन, 1788-89 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था यूएसए का, वो सबसे पहला माना जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें भी कोई एनीबडी कैन वोट, अगर तुम्हारे पास सिटीजनशिप है यूएसए की तो बस। और हमारे यहाँ पे जो ऐसी बार पहला बार हुआ था वो 1951-52 में हुआ। तो हाउ कैन इंडिया बी द, तो उसका आंसर है इसी टॉपिक में या इसी लेक्चर में आपका आंसर मिलेगा आपको। तो इसको शुरू करते हैं कि इंडिया कैसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और क्यों कहलाया गया इसको। तो ये आपका टॉपिक है, इसको स्टार्ट करते हैं। ये मैंने आपका एक क्वेश्चन है, यही हम ढूंढेंगे इसका आंसर, इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। अब इसमें इनकी सेल्फ गवर्नेंस में, चोला एम्पायर की या चोला रूलर्स की सेल्फ गवर्नेंस में जानने से पहले हम एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे या फिर रिवाइज कर लेंगे कि चोला एम्पायर के कौन कौन से मेन रूलर्स थे, ताकि मैं उन रूलर्स को मेंशन करूँ तो आप जल्दी से ग्रैब कर पाएं कि मैं कहाँ पर हूँ कंपास से या उस मैप में पढ़ाने के में, और आप सीखने के में कहाँ पर है और कितना कवर करना बाकी। तो चोला एम्पायर में आपके जो फाउंडर्स रहे हैं वो विजय आला या विजयला आपका 850 या 840 के करीब, 840 से 50 एडी में रहे। इनके जो सन थे वो आदित्यवन, और आदित्यवन के जो सन हैं वो आपके प्रांत का वन। अब हमारे जो लेक्चर के लिए जो इम्पोर्टेंट है या जहां से मेंस के और प्री के क्वेश्चन आते हैं चोला एम्पायर में, तो जनरली प्रांत का वन और राजा राजा जो इनके सन तो नहीं है इनके, बट डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंट रूलर आते हैं इनके बाद वो यही हैं, और राजेंद्र चोला। ये तीन इंपॉर्टेंट सबसे रूलर हैं जहां से चोला अगर क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो जनरली यहीं से बनते हैं। तो प्रांत का वन लोकल सेल्फ गवर्नेंस से काफी रिलेट किए जाते हैं। क्यों? इसका सिंपल सा कारण है, जैसे ये इंडिया का मैप है, ये आपका आज का तमिलनाडु करीब। तो उतमेरूर एक गांव है कांचीपुरम के पास, ये जैसे कावेरी रिवर है, कावेरी रिवर आपकी तमिलनाडु में है, उसी के आसपास आपका कावेरी रिवर के जो डेल्टा है उसी में चोला एम्पायर था। क्योंकि डेल्टा जो होते हैं वो ऐसी जगह होती है जहां हर कोई दे आर वेरी प्रोडक्टिव इन सेंस ऑफ एग्रीकल्चर, तो वहां पे एम्पायर बनना एक काफी स्वाभाविक हो जाता है, नेचुरल है। जैसे कि आपने सुना होगा जो कृष्णा वाला डेल्टा है, तो यहाँ पे पलवाज की, राष्ट्रकूटा की और चोलाज की हमेशा लड़ाई चलती रहती थी। इसी कारण कृष्णा तुंगभद्रा डेल्टा में आपका ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में पड़ते हैं, क्योंकि डेल्टाज हमेशा हाई प्रोडक्टिव होते हैं। फोकस करते हैं फिर से इसी पे, कावेरी रिवर, उतमेरूर इंस्क्रिप्शन। उतमेरूर आपका एक गांव है, कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में है। उतमेरूर इंस्क्रिप्शन में, ये इंस्क्रिप्शन है एक स्टोन पे लिखा हुआ सा है, इसमें प्रांत का वन जो रूलर है इनका नाम लिखा है कि ये इन्होंने लिखवाया है इसको। इसमें हमें पता चलता है कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस इस गांव में कैसे होती थी आपकी 840 एडी में, कि क्या क्या कैसे होता था, क्या रूल्स थे, क्या वो आज के टाइम्स के इलेक्शन के रूल्स को अडेयर कर रहे हैं कि कोई भी वोट कर सकता है, 18 अबव है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन करने के लिए क्या कोई कमेटी होती थी, उस टाइप के इन्होंने अपने विवरण कर रखा है, डिफाइन कर रखे हैं। तो हम देखते हैं कि वो रूल्स क्या क्या थे। ये आपके इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। इसमें आपको हमेशा, जैसे प्रांत का उनको आप उतने रूल से कर दोगे, तो राजा राजा को आपको हमेशा इनका एक थंजावुर में जो टेम्पल है, कौन सा टेम्पल है, बृहदेश्वर,
अब क्वेश्चन जो आपका जनरली प्रीलिम्स के लिए ही बता रहा हूँ ये तो मैं आपको, कि बृहदेश्वर टेम्पल है वो कौन से गॉड का है, सन गॉड है या विष्णु है, तो आपको हमेशा ध्यान रखना होगा बृहदेश्वर का मतलब होता है द ग्रेट गॉड, एंड द ग्रेट गॉड जो हिंदुइज्म में माना जाता है हमेशा शिवा है। तो ये शिवा के लिए फॉलोअर्स थे और उन्होंने शिवा के लिए ही बृहदेश्वर टेम्पल बनवाया था, करीब करीब आपका 1010 एडी में। तो अब जो टॉपिक है उसमें हम खाली इसके बारे में बात करेंगे कि लोकल सेल्फ गवर्नेंस क्या होता था, क्या क्या रूल्स अडेयर किए गए थे और क्या नहीं किए गए थे। तो देखो अब होता क्या था, वो जो विलेज है फिर से उसी को ले लेते हैं। मान लो कि आपका एक विलेज है, इसमें सम पीपल्स आर रिजाइडिंग है। तो इस इंस्क्रिप्शन के हिसाब से ऑल दीज पीपल हैव द पावर टू फॉर्म देयर ओन कमिटी, जिसमें कि सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उस टाइम की जो चोला एम्पायर है, रूलर्स हैं, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे। किन किन टॉपिक में? आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में, आपका लोकल टैक्स रेवेन्यू में, आपका अगर कोई इरिगेशन टैक्स लगाना चाहते हो आप, जिनके लिए हम टैंक कमेटी बनती थी बाद में, और हेल्थ, इन टॉपिक्स या इन कमिटीज का तो वहां पे विवरण है जो कि ऑलरेडी आपकी लिखी हुई है इंस्क्रिप्शंस में। अब ये कमिटीज ये लोग खुद से बना सकते थे, जो विलेज के हैं, रेजिडेंट्स के हैं या सिटीजन्स के हैं उस विलेज के, वो खुद से बना सकते थे। अब कैसे डिसाइड करते थे? तो हमने क्या किया, इस विलेज को 30 वार्ड्स में डिवाइड कर दिया है। इनको कहा गया कुडुमु, कुडुमु, KUDUMU। ठीक है, इन कुडुमु में से जैसे पहला कुडुमु, दूसरा, तीसरा, चौथा और ऐसे 30। अब हर एक वार्ड से या कुडुमु से एक पर्सन सिलेक्ट होता था या इलेक्ट होता था। वो कैसे होता था? सिलेक्ट या इलेक्ट आप डिसाइड करना, या फिर जनरली जो हम इंडियंस जो हैं या इंडियन हिस्टोरियंस हैं जो इसको देखा है, वो इलेक्शन की तरह देखा गया है, सिलेक्शन कम है। कैसे? जैसे हम करते क्या थे, जैसे इलेक्शन डे होगा उस टाइम पे जो पास का टेम्पल है वहां पे सब रेजिडेंट्स इकट्ठे होंगे और एक पोट रखा रहेगा वहां पे बड़ा सा, जैसे हिंदी में कहें तो हांडी हो गई या मटका हो गया, कुछ ऐसा सा। इसके अंदर आके सब रेजिडेंट्स जो जो इलेक्ट होना चाहता है, जो आपका कंटेंडर है, वो अपने नाम की पाम लीव के ऊपर अपना नाम रख के इस पोट में डाल देंगे। तो ऐसे 100 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अब क्या होगा, some small boy or girl will pick one palm leaf from this pot, और जिसका नाम चुना गया वो इस कमेटी में या इसमें सिलेक्ट हो सकता है, जिसके भी ये इलेक्शन है उसके लिए। तो अब सिलेक्ट या इलेक्ट में कंफ्यूजन जो आता है या क्वेश्चंस जो बनते हैं वो ये कि हमने तो खाली चूज किया है, बट इलेक्शन में इसलिए कहूंगा इसको क्योंकि स्टिल यू हैव द चांस कि आप अपना नाम रेकमेंड तो करवा सकते हैं। तो क्योंकि देयर इज ए फेयर पॉसिबिलिटी दैट योर नेम माइट गेट सेलेक्टेड और माइट नॉट गेट सेलेक्टेड, बट एटलीस्ट जो ट्रांसपेरेंसी है वो इम्पोर्टेंट है। तो आप इनका जब सिग्निफिकेंस कहेंगे या फिर इसका पॉजिटिव साइड कहेंगे तो एक जो वर्ड लिखना आपको, ये ट्रांसपेरेंसी थी इलेक्शन में, जो कि उस टाइम पे नहीं मिलती थी। चलो ये तो सिग्निफिकेंस का एक पॉइंट हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रहे हुए हैं वो ये है कि क्या किसी की मेरिट्स थी, या कि जो अपना नाम रिकमेंड करना चाहता है या लिखना चाहता है, क्या उनके लिए कुछ क्वालिफिकेशन या डिस्क्वालिफिकेशन होना जरूरी था? तो यस, आपका आंसर है। तो क्या क्वालिफिकेशंस थी और क्या डिस्क्वालिफिकेशन थी? तो पहले क्वालिफिकेशन देखते हैं फिर डिस्क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशंस जो थी आपकी वो थी कि यू शुड बी द रेजिडेंट, आपको उस गांव में डोमिसाइल कह सकते हैं आप या उसको, ठीक है, और आप एक प्रॉपर्टी ओनर हो। अब ये दोनों आपको लगेगा कि यार ये तो काफी उस टाइम पे
जो अमीर लोग हैं उस टाइम के प्रॉपर्टी लैंडलॉर्ड उन्हीं के पास होता होगा। तो फिर ये क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? ये ऐसे इसलिए इंट्रोड्यूस किया कि ताकि और जगहों से आके लोग हमारे इलेक्शन को इंटरफेयर ना कर सकें। जो आज हम इश्यू उठाते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स का, जैसे असम है, तो उस टाइम पे उन्होंने ऑलरेडी इस चीज को देखते हुए ये 2 क्वालिफिकेशन जो नेसेसरी हैं वो ऑलरेडी डाल चुके थे। और जो डिस्क्वालिफिकेशंस में आपके लिए आता है, जो सबसे पहली थी कि ऑफ गुड कैरेक्टर, या मैं कहूँगी क्वालिफिकेशन निकालो किसने कोई क्राइम कमिट नहीं किया हो, और अगर क्राइम कमिट किया है तो जैसे कि जो उस टाइम पे माने जाते हैं कि थेफ्ट अगेंस्ट, उसने स्टेट कुछ ना कहा हो, या उसका कोई एक्शन जो आज के टाइम पे हम सेडिशन कह देते हैं, कुछ ऐसा ना हो ये, या अडल्ट्री है, अल्कोहलिस्ट तो नहीं है। और एक जो इंपॉर्टेंट और है डिस्क्वालिफिकेशन, वो ये है कि जैसे ही आप यहाँ पे सिलेक्ट हो सकते हैं 3 साल के लिए, फिर कूलिंग पीरियड रहता है कि उसके बाद 3 साल तक इलेक्शंस में आप नहीं सिलेक्ट हो सकते। तो 3 ईयर कूलिंग पीरियड, ये आपकी 2 डिस्क्वालिफिकेशन। अब ये जो कमेटीज बनती थी, कमेटीज जो जैसे लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी है, लोकल टैक्स रेवेन्यू की है, इन सबको कहा गया था वेरियम्स। जो कमेटी वर्ड है यहाँ पे वेरियम कहा गया है इनको। तो वेरियम की जो लाइफ रहती थी वो आपकी खाली 1 साल के लिए रहती थी। अब आप फिर से इसको देखिए, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, हमने इलेक्शन करवाए, फ्री हैं, ट्रांसपेरेंसी है, सबके सामने हो रहा है, सबके सामने ही पर्ची उठाई जा रही, सबके सामने पर्ची डाली गई थी, किसी का भी नाम आ सकता था। हमने क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दी, हमने डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कर दी, हमने टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया ताकि वो लंबे टाइम रहे, तो अपना कोई फेवरेबल पॉलिसी अपने लिए बनाए, तो भी अगर वो करते हैं तो भी 1 साल ही तक उसका इम्पैक्ट रहे, और 3 साल के बाद ही आ सकते हो आप दोबारा। तो इसीलिए हमने जो वर्ड है ये यूज किया है, द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, और इट इज ए राइटफुल वर्ड। और आप अगर एग्जाम में आपको मेंस क्वेश्चन हाईली चांस हैं HCS में आपके आने के कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी का क्यों यूज किया गया है, तो आप डेफिनेटली इंडिया लोकल सेल्फ गवर्नेंस जो चोला एम्पायर में, इसकी बात करेंगे। एक जो और इम्पोर्टेंट बात रह गई है कि जो हम पढ़ते हैं बलवंत राय मेहता कमेटी, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने जब अपना रिकमेंडेशन दिया था कि इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नेंस होनी चाहिए तो किस तरह से होनी चाहिए, तो उन्होंने चोला एम्पायर के बारे में ही बलवंत राय मेहता कमेटी हाईली रिकमेंडेड उत्तमेरार का जो इंस्क्रिप्शन है, इससे इंस्पायर होके ही हमें अपना लोकल सेल्फ गवर्नेंस बनाना चाहिए। तो ऑलरेडी हमारे जो इम्पोर्टेंट कमेटीज हैं इस इंस्क्रिप्शन या इसकी रीडिंग्स को रेकमेंड कर चुकी हैं, और उसी के बाद आपका 73rd और 74th अमेंडमेंट, जिसके तहत आज हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, जैसे 73 पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हैं, वो आज फंक्शन कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि चोला एम्पायर जो करीब करीब आपका आज से 1200 साल पुराना है, उत्तमेरूर इंस्क्रिप्शन, आज भी हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से कैसे रिलेट है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसके बारे में एग्जाम में आज जो आपका पॉइंट रहेंगे वो जनरली यही रहेंगे कि क्या कैसे होता था, कहाँ पे है, कौन रूलर थे वो, ये सब आपके प्रीलिम्स और मेंस में डेफिनेटली आ सकते हैं। तो मेरे को होप है कि आपको अच्छा लगा होगा ये टॉपिक, क्योंकि ये मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये चोला एम्पायर का लोकल सेल्फ गवर्नेंस। तो थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।